वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के विकास से परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी गद्य साहित्य के विकास के प्रश्न समझे थे। आज इस वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर समझेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए। और जिन बच्चों ने हिंदी गद्य साहित्य की वीडियो नहीं देखी है, हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्नों की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बच्चों, वीडियो को रोक करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ये प्रश्न हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बच्चों, ये जो प्रश्न है, जब आप परीक्षा देंगे तो ये प्रश्न, पहला जो प्रश्न आपका आएगा वो हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी काव्य साहित्य से पूछा जाएगा। तो किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों? परीक्षा में तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक उसमें सही होगा और जो सही होगा उसे आप लिख देंगे। तो यहाँ पर केवल हम प्रश्नों के उत्तर ही समझ रहे हैं। परीक्षा में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सही से याद कर लो बच्चों, समझ लो कि जब परीक्षा होगी आपकी तो जो पहला प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। और सही जो होगा उसको आप तभी जान सकते हैं जब आपने प्रश्नों के उत्तर समझे होंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न अभी हमने कहा था, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो बच्चों, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। अगला प्रश्न है, नई कविता युग की किसी एक रचना का नाम बताइए। नई कविता युग की किसी एक रचना का नाम है बच्चों खुशबू के शिलालेख। आप इसको याद कर लीजिए, खुशबू के शिलालेख नई कविता, ये जो नई आधुनिक युग है, इसका प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि आधुनिक युग की किसी एक कविता का नाम बताइए। तो आप खुशबू के शिलालेख याद कर लीजिए। खुशबू के शिलालेख आधुनिक युग की कविता है या नए युग की, नई कविता युग की कविता है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943, 1943। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा। बच्चों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, किसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की एक प्रवृत्ति बताइए। प्रवृत्ति का अर्थ होता है बच्चों विशेषताएं। तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। रीतिकाल की एक प्रवृत्ति या विशेषता श्रृंगारिकता, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? मतलब पृथ्वीराज रासो किस काल में रची गई? तो बच्चों, वो है वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल का दूसरा नाम क्या है? अगर आपको याद है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीरगाथा काल का दूसरा नाम क्या है? अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है बच्चों चिंता। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों सुमित्रानंदन। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से वीडियो को देखते देखते ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कवि के रचयिता कौन है? जो राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। अब बताइए, विनय पत्रिका किसकी रचना है?
अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए बच्चों। छायावाद की 2 विशेषताएं बताइए। कभी कभी आपसे एक विशेषताएं भी पूछी जाएंगी, 2 विशेषताएं भी पूछी जाएंगी, तो आप इस तरह से लिखेंगे सौंदर्य और प्रेम। जो छायावाद में जो कविताएं लिखी गई हैं उनकी जो विशेषता रही है वो है पहला सौंदर्य और प्रेम और दूसरा है प्रकृति चित्रण। तो अगर आपसे एक विशेषता पूछी जाए तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सौंदर्य और प्रेम या प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न है चुभते चौपते, रस कलश, विदेही बनवास, अनघ, इन रचनाओं में से कौन सी रचना हरिऔध की रचना नहीं है। बच्चों जो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से एक सही होता है और वो सही का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना होता है। तो देखिए जैसे ये प्रश्न पूछा है कि चुभते चौपते, रस कलश, विदेही बनवास, अनघ, इन रचनाओं में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है। तो बच्चों जो अनघ है वो ये हरिऔध की रचना नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है अनघ। और जितनी भी हैं ये तीनों चुभते चौपते, रस कलश, विदेही बनवास, ये हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अनघ इनकी रचना नहीं है। अनघ याद कर लो, अनघ मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है देखिए बच्चों पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज, इनमें से कौन सी रचना चंपू काव्य है। ये प्रश्न भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें से जो सही है उसका उत्तर है बच्चों यशोधरा। यशोधरा एक चंपू काव्य है और चंपू काव्य का अर्थ होता है बच्चों, चंपू काव्य वह होता है जो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो यशोधरा चंपू काव्य है, अच्छी तरह से याद कर लो। अगला प्रश्न है परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास, नंददास, इनमें से कौन से अष्टछाप कवि नहीं हैं। तो बच्चों इसमें से ईश्वरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं और ये परमानंद दास, गोविंद स्वामी और नंददास ये तीनों ही अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप में बच्चों 8 कवि हैं और किसी दूसरी वीडियो में हम अष्टछाप कवि के विषय में भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे कि अष्टछाप में जो कवि हैं वो कौन कौन हैं। अभी तो बस आप इतना याद कर लीजिए जो ईश्वरदास है वो अष्टछाप कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य किसे माना जाता है, हिंदी का महाकाव्य किसे माना जाता है। तो बच्चों हिंदी का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की किसी एक रचना का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना का नाम, बच्चों यहाँ पर जो है सिंह नहीं लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो इनकी एक रचना का नाम है परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिखेंगे परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों सन 1959 1959। ये फिर से रिपीट हो गया है, दोबारा से देख लीजिए। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों सन 1959। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि सप्तक से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो सही से याद कर लो कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। अगला प्रश्न है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो बच्चों कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लो। इसमें इस वीडियो में 19 ही प्रश्न हैं क्योंकि एक प्रश्न रिपीट हो गया है तीसरे सप्तक वाला। अगले जो प्रश्न होंगे वो हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न जानेंगे, दूसरी वीडियो में हम जो इसके आगे के प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।